जी हाँ। हमने कल बेसिकली अरे का एक फंक्शन पढ़ा था, अरे डॉट मैप। और इस तरह के और फंक्शंस भी हैं जिनको हम साथ साथ पढ़ेंगे। जैसे अरे का फिल्टर हो गया, फाइंड हो गया, रिड्यूस हो गया, वगैरह वगैरह। बट आज हम शुरू करेंगे एक कॉन्सेप्ट से जिसे हम कहते हैं म्यूटेबिलिटी, या म्यूटेबल होना, या इम्यूटेबल होने से क्या मुराद है किसी भी चीज़ के। और इसके बाद आज ही हम डायरेक्ट रिएक्ट का पहला बेसिक सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। बाकी ES6 के कुछ फीचर्स हैं जो रहते हैं, और जावास्क्रिप्ट के भी ऑब्वियसली, जो हम साथ साथ रिएक्ट में जब उनका कोई यूज़ केस सामने आएगा तो हम तब पढ़ेंगे। उनकी अंडरस्टैंडिंग भी सही तभी होगी। जैसे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में ए सिंक अवेट का फंक्शन हो गया, इफ देन इनफैक्ट प्रॉमिस हो गया, और प्रॉमिस बेस्ड मेथड चेनिंग होगी। ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है वो अलोंग साइड कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास बिलफर्ज एक अरे है। मैं यहाँ से एक अरे को ही लेके चलूँगा, और इस अरे में बेसिकली मेरे पास एक सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं। जिस तरह मैंने कल कोई भी डमी अरे ली, उसमें न्यूमेरिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। और इन एलिमेंट्स को मैं सपोज करता हूँ कि एक नई अरे में स्टोर कर देता हूँ। आप में से कितने लोगों को कॉन्सेप्ट है रेफरेंस बेस्ड और वैल्यू, यानी रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप का? किसी ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हो और उसको आइडिया हो वैल्यू बेस्ड या वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप का? एनी वॉलंटियर, एनीबडी वुड लाइक टू आंसर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसी ने पढ़ी है? किसी ने जावा में पढ़ी है? किसी ने C++ में पढ़ी है? या किसी में सर भी बड़ी किसको पता होगा वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में डिफरेंस? किसी को आइडिया है? नो आइडिया। चले जरा एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डज वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप मीन। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और इस लॉग में मैं नम यानी ये वाली अरे को कंसोल लॉग पे प्रिंट करता हूँ। मैं इसको जाके नोड ऐप डॉट जेएस, मेरे पास ये सारी की सारी अरे डिस्प्ले होगी ऑब्वियसली 87 टू 12, फिर 2 3 6 एंड 2। हम इसको ज़रा डिफरेंस कर लेते हैं। इट्स सपोज 25 एंड 38। ये एज इट इज़ अरे यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब अगर मैं यहाँ नम के बजाय एन को डिस्प्ले करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए? इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी जो रिजल्ट मुझे नम की अरे में मिला वही वही रिजल्ट मुझे एन की अरे में भी मिला। अल्टीमेटली मैं नम को असाइन कर रहा हूँ एन में। यहाँ तक तो सबको क्लियर होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगा। मेरे पास अरे का एक फंक्शन होता है पुश का, यानी मैं अरे डॉट पुश करूंगा और इसमें कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट करूंगा, मिसाल के तौर पे 100। अब मैंने बेसिकली चेंज किस में किया? एन की अरे में किया। मेरे पास बेसिकली अब दो अरेज हैं। एक अरे का नाम नम है जिसमें ये सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और दूसरी अरे का नाम एन है, और मैं नम वाली अरे को एन में पास कर रहा हूँ। तो बेसिकली दोनों अरेज में क्या होना चाहिए? सेम वैल्यूज होनी चाहिए जो मुझे आउटपुट में मिल भी रही हैं, नज़र भी आ रही हैं। इसमें कोई इशू होपफुली होना नहीं चाहिए। तो मैं एक दफ़ा ज़रा दोबारा देखता हूँ कि मुझे आउटपुट में क्या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही कुछ मिल रहा है। अगर मैं नोड ऐप डॉट जेएस करूँ तो मैं कंसोल कर रहा हूँ एन को, तो मैंने जो नया नंबर 100 पुश किया है इसमें, यानी 100 अरे में न्यू एंट्री ऐड की है, वो मेरे पास आउटपुट में एज इट इज आ गई है। तो मैंने ये एंट्री किस में की है? एन की अरे में। अब अगर मैं यहाँ पे नम की अरे को डिस्प्ले करूंगा तो मेरे पास नम की अरे में क्या होगा?
ये जो 100 की एंट्री है वो बेसिकली नम में भी अपडेट होगी। यहाँ एक प्रॉब्लम है कि मैंने तो चेंज किया था n की अरे में, ये चेंज नम की अरे में क्यों होगी? या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, अगर आप कोई चेंज भी नम में करेंगे तो वही चेंज n में भी हो जाएगी। हालांकि मैंने चेंज सिर्फ जो है वो n में किया, n डॉट पुश। तो वाई इट हैज अपडेटेड बोथ ऑफ द अरेज व्हेन आई मेड अ चेंज ओनली इन द सेकंड अरे? इसका जवाब है किसी के पास? अगर नहीं है तो बेटा दिस इज कॉल्ड म्यूटेबिलिटी। अरे की म्यूटेबिलिटी है। और ये इसलिए है कि जो मैं एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप का जवाब मुझे दें। इसको जरा एक डायग्राम से समझें, पहले प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे हम सब ने ये पढ़ा है कि मेमोरी में डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी ब्लॉक्स। यानी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपने कहा होगा जी कि डेटा इज रिप्रेजेंटेड या डेटा इज स्टोर्ड in the form of large number of consecutive memory blocks. Each block is having a unique name or address or having a fixed size. तो मिसाल के तौर पे इसका एक खास पर्टिकुलर एड्रेस होगा। एड्रेसेस आर नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ, ये हेक्साडेसिमल होते हैं, E860 और समथिंग लाइक दैट। इस तरह के एड्रेसेस, यूनिक एड्रेसेस होते हैं सबके। अब वैल्यू टाइप का मतलब क्या है? जब भी हम कहते हैं जी कि कोई भी जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, उसके दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है, मेमोरी के दो पोर्शन होते हैं बेसिकली, एक होता है हीप और एक होता है स्टैक। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास हीप है, डेटा स्ट्रक्चर, और ये मेरे पास ये जो सारा का सारा ये स्टैक है। ये पूरा का पूरा क्या है? स्टैक। अब नॉर्मली जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी लिखते हैं स्टेटमेंट, लेट ए इक्वल्स टू 90, तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे वैल्यू टाइप्स होते हैं। वैल्यू टाइप का मतलब ये है कि जब हम कोई भी इंटीजर नंबर किसी भी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो डायरेक्ट जाके स्टैक पे स्टोर होता है, नंबर इटसेल्फ जाके स्टैक पे स्टोर होता है। लेट ए इक्वल्स टू 90 प्रोग्रामिंग में लिखी गई स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ए मेमोरी में एक ब्लॉक का नाम है और उसके अंदर डायरेक्ट जाके 90 स्टोर हो चुका है, लाइक दैट। इसको हम कहते हैं वैल्यू टाइप। वैल्यूज आर डायरेक्टली स्टोर्ड इनटू द स्टैक एरिया ऑफ द मेमोरी, वेयर एज जितनी भी रेफरेंस टाइप्स होती हैं, रेफरेंस टाइप्स कभी भी डायरेक्ट मेमोरी में स्टोर नहीं होती, बल्कि रेफरेंस टाइप्स जाके हीप में स्टोर होती हैं और इनका जो एड्रेस होता है वो मेमोरी के स्टैक पे जाके स्टोर होता है। यानी हीप्स में जो भी, अगर आप ये एड्रेस लें, मिसाल के तौर पे जितनी भी रेफरेंस टाइप्स होती हैं, अगर मैं अरे की एग्जांपल लूं तो अरे एक रेफरेंस टाइप है। रेफरेंस टाइप का मतलब ये है कि सिंपली अगर मैंने यहाँ पे लिखा लेट num equals to this this this, अब ये बेसिकली एक कलेक्शन है, सिंगल डाटा आइटम नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो नम है, इस नम के अंदर, ये नम एक बेसिकली मेमोरी में वेरिएबल क्रिएट होगा। अगर मैं यहाँ कहूँ कि इस सेकंड लोकेशन का फॉर एग्जांपल नाम है नम, इसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है बेसिकली वो ये वाली वैल्यूज पूरी स्टोर नहीं हो रही, बल्कि यहाँ ये वैल्यूज जाके स्टोर हो रही हैं हीप में, और इन इसका एड्रेस, ये जो एड्रेस है ये स्टोर हो रहा है स्टैक पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि आपके स्टैक पे जितनी भी रेफरेंस टाइप्स हैं उनका रेफरेंस जो है वो स्टैक पे स्टोर होता है और उनके अंदर पड़ा हुआ जो डेटा है वो हीप पे स्टोर होता है।
अब ऑब्वियसली 52, 32, 25 और 45 ये सारा का सारा डाटा जो है ये बेसिकली हीप पे स्टोर है, एक सीक्वेंस में या रैंडमली कहीं भी स्टोर्ड है। ये मेरे पास हीप है और इस हीप में डाटा स्टोर्ड है, लेकिन इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका रेफरेंस यहाँ पे स्टोर है, यानी 0x1EFD6 ये यहाँ पे स्टोर्ड है। अब रन टाइम पे होता क्या है बेसिकली कि जब भी हम एक अरे को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो बेसिकली उस वेरिएबल में स्टोर क्या होता है, रेफरेंस होता है, एक्चुअल वैल्यूज स्टोर नहीं होती उसमें। मीनिंग दैट अगर मैंने यहाँ पे लिखा लेट n इक्वल्स टू नम, जो मैंने अभी प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट में लिखा, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो n में वैल्यूज पड़ी हुई हैं ये सॉरी नम में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं ये n में कॉपी नहीं होगी, बल्कि नम में क्या पड़ा हुआ है, रेफरेंस पड़ा हुआ है। और रेफरेंस कौन सा, ये वाला रेफरेंस जो मेमोरी में ये है। तो इसका मतलब ये है कि नम के अंदर स्टोर है 1EFD6, तो ये रेफरेंस पड़ा हुआ है नम में। तो जब मैं नम की वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ एन में, तो एन में जो भी वो चीज असाइन होगी जो नम में पड़ी हुई है, यानी नम में तो एड्रेस पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नम पॉइंट्स टू दिस लोकेशन इन द हीप, when I assigned this num into the n would also start pointing to this particular location in the heap। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि ये जो नम और एन है ये दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं मेमोरी के अंदर। तो जब मैंने कोई भी चेंज की नम के अंदर, वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो गई एन के अंदर, या कोई भी चीज वाइस वर्सा मैंने चेंज की नम के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई नम के अंदर। बिकॉज अल्टीमेटली नम और एन दोनों के अंदर एक रेफरेंस पड़ा हुआ है। मैं रेफरेंस एड्रेस को कह रहा हूँ, किसी भी मेमोरी या हीप में पड़े हुए किसी भी एड्रेस को। तो जब नम और एन दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं, तो किसी एक में भी कोई अपडेट होगी तो वो बेसिकली दोनों को अफेक्ट करेगी। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी का मतलब यह है कि मेरी जो अरे है वो म्यूटेट हो गई, वो चेंज हो गई, उसमें तगय्युर आ गया, वो तब्दील हो गई। चाहे मैं एन में चेंज करूं, चाहे मैं नम में चेंज करूं, दोनों सूरतों में क्या होगा, अरे जो है वो म्यूटेट होगी। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि हमें बाज़-औक़ात बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अरे को म्यूटेट होने से बचाना होता है। ये दोनों रेफरेंस टाइप्स हैं बेसिकली, ऑब्जेक्ट भी रेफरेंस टाइप है और अरे भी मेरी रेफरेंस टाइप है। और दोनों केस में, यानी अगर मैं जिस तरह अरे की एग्जांपल दी, इसी तरह अगर मैं ऑब्जेक्ट में भी कोई चीज़ अपडेट करूंगा, इसके बाद उसकी एग्जांपल देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट भी बेसिकली किसी रेफरेंस टाइप है, यानी उनका स्टैक पे एड्रेस स्टोर होता है और जो वैल्यू पड़ी होती है वो हीप पे स्टोर होती है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को भी एक दूसरे में कॉपी करूंगा तो कॉपी रेफरेंस होगा, वैल्यूज कॉपी नहीं होगी एक्चुअली। ये कुछ कॉन्सेप्ट बना थोड़ा सा आपका, स्टैक, यस सर। हीप और रेफरेंस का। चलें, अब जरा मैं इसको स्टोर करके वापस आता हूँ यहाँ पे। जी सर, रिवाइज हो गया। ठीक, अब ये जो चीज़ है, मैंने जब कहा कि जी नम एक अरे है उसमें ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो जब मैंने नम को एन में स्टोर किया तो बेसिकली नम जो है स्टैक पे रेफरेंस स्टोर किया हुआ है। रेफरेंस मींस एड्रेस स्टोर किया हुआ, तो ये नम का एड्रेस ही उठ के कॉपी हो गया एन में। तो अब नम और एन दोनों हीप पर एक ही जगह को पॉइंट कर रही हैं। इसीलिए जब मैंने एन डॉट पुश यानी एन की अरे में चेंज किया, तो चूंकि नम भी उसी को पॉइंट कर रहा है, एन भी उसी को पॉइंट कर रहा है, तो ये एक ही चेंज दोनों जगहों पे बैक वक्त तक हुई। तो मेरी ये जो अरे थी नम जो है ये म्यूटेट होगी। तो मैंने इस काम से बचना है, मैं चाहता हूं कि ये काम ना हो, म्यूटेशन ना हो। तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे सबसे पहले ये जो कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक, दैट इज स्प्रेड ऑपरेटर या रेस्ट ऑपरेटर। तो अगर मैं, अच्छा ये एक एग्जांपल, मैं साथ ही इसकी ऑब्जेक्ट भी एग्जांपल देता हूँ, फिर दोनों को मैं इम्यूटेबल बनाता हूँ। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी बेटा बोलिए। सर अभी हमने एन को नम रखा है, तो हमने बोला कि नम जो है वो स्टैक में एज अ रेफरेंस पड़ा हुआ है, जी बिल्कुल। ठीक है। और जो एन है वो तो बिल्कुल वो क्या नाम है, वैल्यू टाइप है, वो तो वैसी की वैसी है। नहीं वैल्यू टाइप नहीं है, नम रेफरेंस के तौर पर नहीं पड़ा हुआ।
ये जो अरे है बेसिकली, इस अरे का रेफरेंस नम के अंदर स्टोर्ड है, यानी किसी भी इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे नम के अंदर एक एड्रेस पड़ा होगा या रेफरेंस पड़ा होगा। ये जब मैं रेफरेंस और एड्रेस का लफ्ज बोलता हूं तो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, ठीक है। यस सर। अब जब नम में रेफरेंस पड़ा हुआ है तो मैं नम ही को असाइन कर रहा हूं एन में, तो एन में भी क्या आ जाएगा, रेफरेंस आ जाएगा। और किस चीज का रेफरेंस होगा, जिस चीज का रेफरेंस नम में पड़ा हुआ है। नम में किस चीज का रेफरेंस होगा, इस पर्टिकुलर अरे का, बिल्कुल। ठीक है। तो अब नम में भी रेफरेंस है और एन में भी रेफरेंस है, दोनों पॉइंट कर रहे हैं एक ही अरे को। क्लियर है? सही। यस सर। अब अगर समझ। मैं, ठीक, अब अगर मैं यहां पे सेम काम ऑब्जेक्ट के साथ भी करूं तो मेरे पास कॉन्स्ट पर्सन इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं कल की तरह कोई भी डेटा आइटम ले लेता हूं, एज इक्वल्स टू दिस, क्वालिफिकेशन इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस। अब सेम काम मैं यहां पे भी कर सकता हूं। अगर मैं एक कोई और वेरिएबल लूं और उसमें पर्सन स्टोर कर दूं तो ये काम भी वही हो रहा है कि बेसिकली पर्सन हीप पे पड़े हुए एक रेफरेंस को स्टोर किए हुए। पर्सन एक स्टैक पे वेरिएबल होगा जिसमें बेसिकली स्टोर होगा रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब जब मैं इस पर्सन को स्टोर कर रहा हूँ पी, यानी एक और वेरिएबल के अंदर, तो इस पी में अब क्या जाएगा, रेफरेंस ऑफ दिस, यानी इसमें भी एड्रेस जाएगा। बेसिकली बताने का पर्पस ये है मेजर कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट्स और अरेज का रिएक्ट के अंदर, और इनको जब असाइनमेंट और रीअसाइनमेंट की जाती है तो बेसिकली पूरा ऑब्जेक्ट असाइन और रीअसाइन नहीं होता, बल्कि उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन या रीअसाइन होता है। अब अगर मैं यहाँ पे इस अरे के बजाय पर्सन को कंसोल करूं या पी को कंसोल करूं, तो चूंकि दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग पी, अब भी मेरे पास यही नेम, एज और क्वालिफिकेशन, यही तीन प्रॉपर्टीज डिस्प्ले होंगी। और अगर मैं पर्सन करता हूं तब भी मेरे पास वही चीज डिस्प्ले होगी। लेकिन व्हेन आई मेक एनी चेंज इन द पर्सन ऑब्जेक्ट, लाइक पर्सन की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आपने पर्सन डॉट, या तो इनको चेंज कर दें या कोई नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा दें। फॉर एग्जांपल पर्सन डॉट कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू दिस, यानी मैं चाह रहा हूं कि पर्सन के ऑब्जेक्ट में जाएं और उसमें कॉन्टैक्ट की प्रॉपर्टी में ये वैल्यू डाल दें। तो अब कॉन्टैक्ट की प्रॉपर्टी पर्सन में तो है ही नहीं, तो फिर ये पर्सन में क्या करेगा, नई प्रॉपर्टी क्रिएट कर देगा। लेट्स रन इट। दिस इज व्हाट, नेम, एज, कॉल, और साथ में कॉन्टैक्ट की नई प्रॉपर्टी जो है पर्सन के ऑब्जेक्ट में क्रिएट होगी। अब सर मैंने ये, जी जी, वो सर आपने कल क्लास आखिर में बताया था, लेकिन वो नेट की वजह से मैं नोट नहीं कर पाया कि जैसे ये अभी हम खुला हुआ टर्मिनल, तो उस पर जी जी, डायरेक्टरी की वजह से थोड़ा इशू आ रहा था। वो आप दोबारा खोल के दिखाएंगे कि कैसे, मतलब अच्छा उसी डायरेक्टरी में नहीं खोल ये, रहा जिस फोल्डर में है। अच्छा दो तीन तरीके हैं बेटा, मैं बता देता हूँ, मुझे ये कंप्लीट कर लेने दें फिर मैं बता दूं ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, भले सर। इसके बाद में बता। ओके। अच्छा, मैंने बेसिकली क्या किया, मेरे पास पर्सन के ऑब्जेक्ट में तीन प्रॉपर्टीज थी, नेम, एज और कॉल। मैंने पर्सन की एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए पर्सन डॉट कॉन्टैक्ट लिखा। ऑब्वियसली मुझे कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो उसका तरीका यही है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, डॉट ऑपरेटर के साथ उसकी प्रॉपर्टी लिखें तो आपको उसकी वैल्यू दे देगा। बट सिंस कॉन्टैक्ट की प्रॉपर्टी थी ही नहीं तो मैंने पर्सन डॉट कॉन्टैक्ट आगे को वैल्यू दे दी, तो उसने एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट कर। अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट की, ये मैंने पर्सन के ऑब्जेक्ट में की, मैंने पी को नहीं छेड़ा। लेकिन जब मैं यहाँ पी को डिस्प्ले करूंगा, अब इंटरेस्टिंगली क्या होगा कि ये जो कॉन्टैक्ट की प्रॉपर्टी मैंने पर्सन के ऑब्जेक्ट में डाली थी वो पी में भी आ गई। तो ये भी अगेन म्यूटेबिलिटी, यानी मैंने एक ऑब्जेक्ट को चेंज किया तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, बिकॉज दोनों जो है
वो सेम ऑब्जेक्ट को हीप में रेफर कर रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि ये काम हो। तो वैसे इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं म्यूटेबिलिटी, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो म्यूटेट हो गया। तो हम इम्यूटेबिलिटी के लिए जो कल स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर पढ़ाया था, उसकी वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर इज कि जब भी हम इस तरह कर, हम ये चाहते हैं कि स्टेट जो है वो इम्यूटेबल रहे, या ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल रहे, तो हम पहले क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करते हैं। अगर हम पर्सन की बात करें, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि बेसिकली इस पर्सन के पूरे ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करो। पर्सन के पूरे ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करने का मतलब ये है कि आप अनपैक कर दो, नेम, एज और क्वाल की वैल्यू को अनपैक करके यहाँ पे लिख दो। और फिर एक प्रॉपर्टी मुझे मजीद ऐड करनी है इसमें। अब मैं यहाँ पे इस तरह करने के बजाय यहाँ पे लिखूंगा, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है उसकी, कॉन्टैक्ट, और उसकी वैल्यू दिस वन। अब भी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में ऐड कर रहा हूँ, बट दिस टाइम मैं ओरिजिनल में चेंज नहीं कर रहा, बल्कि उसकी एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ। इसको कह लें कि ये ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट होगी, या ऑब्जेक्ट को यहाँ स्प्रेड कर दिया जाएगा, और फिर उसमें मजीद एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी जाएगी। अब मैं इस लाइन को कमेंट करके दोनों को बारी बारी, पर्सन को और पी को बेसिकली डिस्प्ले करके देखता हूँ कि नाउ व्हाट इज द डिफरेंस। अब यहाँ पे मैंने पर्सन को बेसिकली किया, तो उसने मुझे नेम, एज, कॉल और कॉन्टैक्ट जो नई प्रॉपर्टी है वो दे दी। जबकि इसी को मैं कट करके अब पी करूंगा, तो उसने वो जो कॉन्टैक्ट की प्रॉपर्टी है वो इसमें ऐड नहीं की, यानी उसने ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट की स्टेट को म्यूटेट नहीं किया। स्टेट का मतलब मैं एक दो दफा इस्तेमाल कर चुका हूँ लफ्ज, एक हालत से दूसरी हालत में चेंज होना। तो बेसिकली सिर्फ पर्सन की स्टेट चेंज हुई, पी की स्टेट अब चेंज नहीं हुई। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, और बेसिकली इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करके भी उस पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये बेसिकली हुआ हमारी स्टेट इम्यूटेशन या इम्यूटेबिलिटी, या तो इसे सिर्फ इम्यूटेबिलिटी कहें, या आप इसे स्टेट इम्यूटेबिलिटी कहें, या ऑब्जेक्ट स्टेट इम्यूटेबिलिटी कहें। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये क्लियर हो गया जी सबको? फिर अगर इसी कांटेक्ट की जगह मैं कोई प्रीवियस जो की है वो डाल दूं एज, तो वो एरर देगा? नहीं, एरर नहीं देना चाहिए। कौन सी की डालना चाहते हैं? मिसाल के तौर पे एज की डालना चाहते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज एज देता हूँ 85, और फिर मैं करता हूँ इसको कंसोल, तो ये एरर नहीं देगा। इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि मैं ये जो पर्सन है ना, इसको अनपैक करने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें एज इट इज यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसकी जगह ये लिख दूं, इसकी जगह ये लिख दूं, और इसकी जगह ये लिख दूं। बेसिकली ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो ये करता है कि उसने क्या किया, ये चीज यहाँ एज इट इज पूरी लिख दें। इसको ऑल्टरनेट करने का तरीका ये है कि आप उस पर्सन को यहाँ पे पर्सन लिख दें। ये बात क्लियर है? अब हुआ ये, इसने 85 क्यों दिया? क्योंकि यहाँ एज ऑलरेडी 25 थी, लेकिन चूंकि ये एज मैं दोबारा दे रहा हूं, तो यहाँ पे ये एज जो पहले वाली एज 25 हो चुकी है, उसको ओवरराइट करके उसकी नई वैल्यू रिप्लेस कर देगी 85, बिकॉज इट इज कमिंग आफ्टर दैट। अगर मैं ये एज 85 यहाँ कर देता और 25 यहाँ करता, या पिछला केस कि मैं स्प्रेड ऑपरेटर बाद में करता और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पहले चेंज करता, तो फिर इसकी ये वाली वैल्यू लेता। ये नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रॉपर्टी बाद में आएगी, वो पहली वाली प्रॉपर्टी अगर सेम होगी तो उसको ओवरराइट कर देगी, और अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो नई प्रॉपर्टी क्रिएट कर देगी। ये क्लियर हो गया? ये सर क्लियर। जी जमशेद, क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो बेसिकली ये चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी, इसलिए
अब आप इसको अरे में भी इस तरह यूज कर सकते हैं, और आप बेसिकली चाहे तो पर्सन चाहे पी को करना चाहें तो दोनों में किसी को भी करेंगे तो वो दूसरे को नहीं छेड़ेगा, दूसरे रेफरेंस को, बिकॉज इसने एक कॉपी क्रिएट की और उस कॉपी के को जाके चेंज किया, ओरिजिनल रिमेन्स द सेम। जब ओरिजिनल सेम रही तो उसने दूसरे हीप पे पड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट को नहीं छेड़ा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली स्टेट म्यूटेबिलिटी, और हमने कैसे उसको इम्यूटेबल रखना है या इम्यूटेबल करना है। सिंपली उसकी कॉपी क्रिएट करें और जब भी कोई चीज़ अपडेट करें तो कॉपी में अपडेट करें, कीपिंग द ओरिजिनल सेम। अच्छा, अब हम बेसिकली चलते हैं, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को हम एक्चुअली जाके रिएक्ट में इस्तेमाल करेंगे। और अगर तो ये किसी स्टूडेंट को समझ अभी तक आया है तो बहुत अच्छी बात है, होपफुली आ जाना चाहिए। और अगर नहीं भी आया तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिएक्ट में प्रैक्टिकल जब यूज़ होंगी, इन एक्शन होंगी, तो मज़ीद आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और क्लियर भी हो जाएगी। अच्छा, सर एक छोटा हमने सा डाउट है। जी जी बिल्कुल। सर अगर यही चीज़ जैसे कि हम वेरिएबल में स्टोर करके भी कर सकते हैं, जी जी, ये स्प्रेड का फंक्शन, तो मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह करेंगे। मतलब आप सिंपली ये करें जी कि आपने PER पर्सन किया और उस पर्सन की एज दें या यहाँ पे कॉन्टैक्ट दें जी, और इसको सिंपली आप एक कॉन्स्ट में यूज़ कर लें, कॉन्स्ट उसी पर्सन के ऑब्जेक्ट में रीराइट कर लें या ये कर लें और अब इसको डिस्प्ले कर लें। यानी ये यहाँ पे राइट करना है डायरेक्ट, और इस पूरे को किसी और वेरिएबल में स्टोर करके उसको लिख देना, एक ही बात है। सही हो गया सर, थैंक यू। ठीक है। सो एक बच्चे ने सवाल किया जी बीच में कि हम ये करंट डायरेक्टरी तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो बेटा वैसे नॉर्मली देखो ना, अगर आप डॉस को ओपन करके, तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या डायरेक्टरी को लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि आपका जो, बल्कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, पहला जो सी कॉलन है ये आपके ड्राइव को रिप्रेजेंट करता है, सी ड्राइव। फिर स्लैश के बाद जो भी चीज़ आती है उसके फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, यानी सी के अंदर यूजर्स का फोल्डर है। फिर स्लैश के बाद जो चीज़ आ रही है इसका मतलब ये यूजर्स के अंदर एक और फोल्डर है। अगर मैं आपको इसी चीज़ को सिमुलेट करूँ ना, आप अपना विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलें और सी में जाएं, तो सी के अंदर क्या होना चाहिए, यूजर्स के नाम का फोल्डर होना चाहिए। मैं यहाँ पे यू प्रेस करता हूँ तो ये यूजर्स का फोल्डर है। इस यूजर्स के फोल्डर के अंदर SDRYA नाम का फोल्डर होना चाहिए, तो ये SDRYA का नाम का फोल्डर है। अब अगर मुझे डेस्कटॉप पे पहुंचना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब ये देख ले पहले, इसके अंदर एक डेस्कटॉप का फोल्डर भी होता है नॉर्मली, ये डेस्कटॉप इज अ फोल्डर अल्टीमेटली। तो मुझे अगर डेस्कटॉप के अंदर जाना है तो मुझे पता है डेस्कटॉप का फोल्डर SDRYA। बाय डिफॉल्ट आप जब विंडो इंस्टॉल करते हैं ना, तो आपकी विंडो में ये पाथ बेसिक रूट करंटली सिलेक्टेड होता है, यानी आपका यूजर्स और यहाँ जो भी आपके एडमिन का नाम है, आपने अपना नाम रखा होगा, होम रखा होगा, कोई ऑफिस रखा होगा, कुछ भी। तो अगर मैं यहाँ पे किसी दूसरे फोल्डर में मूव करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेस्कटॉप, CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी में डेस्कटॉप के अंदर चला गया। अब मुझे पता है कि मेरा जो करंट फोल्डर ES6 का है वो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ, तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा CD ES6। मैं अब उस पर्टिकुलर फोल्डर पे मूव कर गया विच इज ES6। अगर आपको इस फोल्डर से वापस बाहर आना है तो आप CD लिखकर 2 टाइम्स डॉट लिखोगे तो आप एक फोल्डर पीछे मूव कर जाओगे। फिर अगर आप CD करके ये लिखोगे तो आप 2 फोल्डर पीछे मूव कर जाओगे। फिर CD लिखकर ये लिखोगे स्लैश ये लिखोगे तो डायरेक्ट आप 2 फोल्डर, सॉरी 3 डॉट नहीं 2 डॉट डाल लें, आप डायरेक्ट 2 जगह से बैक जंप करें। यहाँ से आप जंप नहीं कर सकते कहीं, क्योंकि सी लास्ट ड्राइव लेटर है। अगर आपको किसी दूसरी ड्राइव पे जाना है, D या E, मेरे पास D ड्राइव है नहीं, लेकिन आप ये लिखेंगे D:E:F:, तो आप उस ड्राइव में मूव कर जाएंगे। मेरे पास ड्राइव ही एक है C, तो इसलिए ये मुझे कह रहा है कि द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द ड्राइव पाथ। ये बेसिकली तरीका है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किसी भी फोल्डर के अंदर जंप करने का तरीका ये है। दूसरा, अगर आप शॉर्टकट चाह रहे हैं कि आपने सिंपली ये चाहते हैं जी कि मैं डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट किसी फोल्डर के अंदर ओपन कर लूँ, तो आप उस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करें। इसके यहाँ टॉप पे जो सर्च एरिया है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके, इस सर्च एरिया को सेलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली टाइप कर दें CMD, एंटर प्रेस करेंगे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट को ऑटोमेटिकली करंट फोल्डर में ही ओपन करेंगे।
अब ये देखें, ये सारा का सारा पाथ मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं डायरेक्ट उस पाथ पे आ गया, यूजर्स strya/desktop/es6। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि जब आप, जैसे मैं इसे क्लोज करके री ओपन करता हूँ, जब आपने किसी भी फोल्डर क्रिएट किया तो उस फोल्डर को राइट क्लिक करके आप ओपन विद कोड करें, और अब इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर से जब आप टर्मिनल ओपन करेंगे यहां से जाके, ये भी ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर में ही टर्मिनल ओपन होगा जिस फोल्डर में हमने ये प्रोजेक्ट ओपन किया है, यूजर्स strya desktop es6। ये 3 पॉसिबल तरीके हैं। समझ आ गई या नहीं? जी सर, जी। फोल्डर के साथ ओपन वाला नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि राइट क्लिक करें तो ओपन विद कोड, ये नहीं आ रहा है, सही? जी जी सर। अच्छा, इसके लिए ना मैंने आपको कहा था कि जब आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करते हैं ना, तो विजुअल स्टूडियो कोड की इंस्टॉलेशन के वक्त एंड पे विजार्ड के लास्ट स्टेप पे वो 4 या 3 चेक बॉक्सेस देता है। आपने उन सारे चेक बॉक्सेस को चेक करना होता है। उनमें एक चेक बॉक्स पे ये ऑप्शन होता है कि शो विजुअल स्टूडियो कोड इन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, शायद इस तरह के वर्ड थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे, आपने वो चेक नहीं किया होगा, इसलिए यहाँ शो नहीं होता। अब उसके 2 पॉसिबल सोल्यूशन है। एक पॉसिबल सोल्यूशन ये है, तो यहाँ सेटिंग में जाके कहीं आप सेटिंग उसकी कर सकते हैं, जो मैं नहीं शायद बता सकता, मैंने कभी नहीं की, लेकिन आप नेट पे चेक कर सकते हैं कि हाउ टू शो विजुअल स्टूडियो कोड इन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। मैं क्यूरी बता रहा हूँ कि इसको बेसिकली हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं या पॉपअप मेन्यू कहते हैं, ये जो ओपन हो रहा है। आप गूगल पे क्यूरी करेंगे कि हाउ टू डिस्प्ले या हाउ टू शो विजुअल स्टूडियो कोड इन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, वो यहाँ सेटिंग्स में जाके कोई सेटिंग करेंगे तो आपको शो हो जाएगा। दूसरा पॉसिबल वे ये है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल करें और फिर जो लास्ट पे 3 चेक बॉक्सेस हैं उनको चेक कर दें। तीसरा सोल्यूशन ये है कि यहाँ नजर नहीं आता तो कोई बात नहीं, ना नजर आए, आप प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहें तो सिंपली यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड सेपरेटली ओपन कर लें और इसमें फाइल में जाके ओपन फोल्डर करें और ओपन फोल्डर में वो प्रोजेक्ट ओपन कर लें जिसमें आपने, वो फोल्डर ओपन कर लें जिसमें आपने काम करना है, तो स्टिल आपका ये एज इट इज ES6 ओपन हो जाएगा। तो आप ये 2 या 3 ऑल्टरनेट में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके सर। सो बेसिकली वैसे भी आपको एक काम के 3-4 तरीके आने चाहिए, कोई ना कोई। अब हमने करना है, वी विल जंप इनटू द डायरेक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके लिए आप लोगों में से एक टास्क है आपका कल का, वैसे तो 2 टास्क दूंगा, एक क्लास के एंड पे जो कंटेंट अभी तक हमने पढ़ा है उससे उसका टास्क दूंगा। दूसरा आपका टास्क ये है कि कल तक प्लीज आप सबके अकाउंट होने चाहिए गिटहब पे। गिटहब बेसिकली एक बड़ा जबरदस्त सेंट्रलाइज्ड वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम है, VCS बोलते हैं इसको, और जितने भी मॉडर्न डेवलपर्स हैं दे ऑल प्रेफर एंड दे ऑल हैव एंड शुड हैव द अकाउंट ऑन द गिटहब, और उनको वर्जनिंग कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए, फाइल की ट्रैकिंग वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। तो कल का आपका एक टास्क है, तो आपका गिटहब पे अकाउंट होना चाहिए। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं, डेवलपर होते हैं, उनका बेसिकली यहाँ पे अकाउंट है। तो जब आप कल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो फिर मुझसे सवाल पूछेंगे कि गिटहब है क्या, तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा गिटहब क्या। राइट नाउ अभी हम स्ट्रेट अवे रिएक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिएक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ों का जानना ज़रूरी है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? उनमें नंबर 1 है, अब तक बेटा जिसने बिल्कुल कुछ नहीं समझा ना, तो वो भी अब से शुरू करेगा तो ऑब्वियसली यू वुड बी एबल टू ग्रैस्प एवरीथिंग। पहली चीज जो हमें रिएक्ट पढ़ने के लिए चाहिए वो है JSX। दूसरी चीज जो पढ़ने के लिए हमें चाहिए वो है NPM। और जो तीसरी चीज चाहिए ऑप्शनल है वो है NPX। और जो जीरोथ पे चीज चाहिए वो चीज है जिसको हम 2 दिनों से पढ़ रहे थे और बेस या फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जावास्क्रिप्ट आई होप कि सबको बेसिक लेवल की आती है, या एटलीस्ट हमने जो डिस्कस की या जो डिस्कस नहीं की, लाइक इफ एल्स फंक्शंस, फिर ES6 के कुछ फीचर्स, फिर लूप्स वगैरह, ये सारी आपको आती हैं। JSX क्या होता है? इसके लिए मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है XML। XML होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज।
बेसिकली HTML और XML में ये डिफरेंस है कि XML में आप यूजर यानी HTML में आपको जितने टैग्स लिखने होते हैं वो सारे के सारे टैग्स प्री डिफाइंड होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर कोई इनपुट एलिमेंट क्रिएट करना है तो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हो। आपको अगर कोई डिव क्रिएट करनी है तो आपको पता है कि डिव का टैग पहले से प्री डिफाइंड है। आपको कोई पैराग्राफ लिखना है HTML में तो आपको पता है P का टैग पहले से डिफाइंड है। आपको कोई हेडिंग लिखनी है तो आपको पता है H1 से लेके H6 तक तमाम के तमाम हेडिंग के लिए टैग्स जो है वो प्री डिफाइंड है। फॉर्म लिखना है तो फॉर्म का टैग डिफाइंड है। बॉडी लिखनी है तो बॉडी का टैग डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि आप HTML के अंदर कोई भी टैग यूजर डिफाइंड नहीं लिख सकते, यानी सेल्फ डिफाइंड अपना बनाया हुआ टैग नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो XML में पहला डिफरेंस तो ये है कि यू कैन हैव XML में यू कैन हैव यूजर डिफाइंड टैग्स। दूसरे नंबर पे XML में जब यूजर डिफाइंड टैग्स हो सकते हैं तो ये एविडेंट है कि जिस तरह HTML के टैग में एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे एंकर टैग है तो एंकर टैग के साथ href उसका एट्रीब्यूट है। जैसे हम कोई भी डिव लिखते हैं तो डिव के साथ हम स्पेस में क्लास और आईडी लिखते हैं तो वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो HTML में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी बेसिकली फिक्स होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। HTML5 हमें ये फैसिलिटी जरूर देता है कि हम एट्रीब्यूट कस्टम बना सकते हैं। डेटा एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट जिसको जिसको पता हो तो हम कस्टम एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं। यहाँ XML में भी बेसिकली एट्रीब्यूट्स भी यूजर डिफाइंड हो सकते हैं, यानी एट्रीब्यूट्स कह लें या प्रॉपर्टीज कह लें, यूजर डिफाइंड प्रॉप्स। तो प्रॉपर्टीज को बेसिकली मैं इन शॉर्ट प्रॉप्स बोल सकता हूँ। ये दो डिफरेंस हैं जो हमने बेसिकली XML में और HTML में। तीसरा एक डिफरेंस है और वो भी बड़ा की डिफरेंस है कि ऑल टैग, जैसे HTML में हम किसी टैग का क्लोजिंग टैग मिस कर दें तो वो कंप्रोमाइज कर लेता है, समझौता कर लेता है और वो चल जाता है, कोई एरर नहीं देता, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। मिसाल के तौर पे हमने कोई डिव का टैग ओपन किया है तो डिव का टैग क्लोज करना भूल गए तो हो सकता है हमारे डिजाइन में कोई डिस्टर्बेंस आए लेकिन कोई एरर नहीं आएगा एज सच। ये नहीं कहेगा डॉक्यूमेंट की नहीं जी मैं चलाता ही नहीं हूँ, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो गलत है, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर गलत है। इसी तरह अगर आपने पी का टैग ओपन किया और पी का टैग क्लोज करना भूल गए तो दैट डजंट मैटर एट ऑल। इसी तरह अगर आपने इमेज का टैग ओपन किया जो कि इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका क्लोजिंग टैग होता नहीं है सेपरेटली, यानी ये अपने अंदर खुद ही क्लोज हो जाता है। अगर आप क्लोजिंग स्लैश मिस कर दें इमेज के एंड पे तो इमेज डिस्प्ले होगा, उसमें कोई मसला, कोई एरर या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। XML में ऑल टैग्स मस्ट हैव इट्स क्लोजिंग। ये तीन चीजें याद रख ली। ये तीन चीजें अगर आपको आती हैं तो इसका मतलब आप JSX लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट XML। तो JSX जावास्क्रिप्ट का लफ्ज से तो आप फेमिलियर हैं, X का मतलब XML है और XML में ये तीन रूल्स आपने याद रखने हैं कि XML में वी कैन हैव यूजर डिफाइंड टैग्स, यानी कैन हैव का मतलब ये है कि जो बिल्ट इन टैग्स हैं वो भी हो सकते हैं, एडिशनली यूजर डिफाइंड टैग्स हो सकते हैं। उसके बाद यूजर डिफाइंड प्रॉप्स भी हो सकती हैं और ऑल टैग्स मस्ट हैव इट्स क्लोजिंग भी हो सकती है। और एंड पे JSX को हम अब कैसे डिफाइन करेंगे, मैंने जावास्क्रिप्ट और XML अलग अलग बता दिया। अब मैं JSX के बारे में अगर कहूँ तो मैं लिखूंगा जी रेंडरिंग HTML थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो रेंडरिंग HTML थ्रू जावास्क्रिप्ट दैट इज कॉल्ड एज सिंपली JSX, जावास्क्रिप्ट XML। अभी थोड़ी देर बाद इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। ये डेफिनेशंस या बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो हमें पहली चीज जो चाहिए वो JSX थी। दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो NPM है। अब NPM बेसिकली क्या है? NPM स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर बेसिकली इज अ ह्यूज रिपोजिटरी या ह्यूज कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। अगर मैं यहाँ पे NPM लिखूं तो relied upon by more than 11 million developers worldwide, NPM is committed to making JavaScript development elegant, productive, and safe.
NPM is a package manager for the JavaScript programming language. NPM is a subsidiary of GitHub that provides hosting for the software development and version control with the usage of Git. अच्छा, मैं इसको जरा शॉर्ट कर देता हूँ. ये बेसिकली एक यूं समझ लें कि एक ह्यूज कलेक्शन है जिसपे पूरी दुनिया के मिलियंस ऑफ डेवलपर्स ने पैकेजेस बना के, लाइब्रेरीज बना के, फंक्शंस बना के होस्ट किए हुए हैं. हम रिएक्ट में, क्योंकि रिएक्ट ओपन सोर्स है और ओपन सोर्स का मतलब यह है कि डेवलपर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कैन कंट्रीब्यूट इन दिस, तो वो अपने अपने पैकेजेस बना के यहाँ पे इस npm की रिपोजिटरी पे अपलोड कर देते हैं, और जब भी हमें कोई पैकेज चाहिए होता है तो हम npm से डाउनलोड कर लेते हैं. बल्कि रिएक्ट में हम जितनी भी लाइब्रेरी यूज करेंगे, रिएक्ट खुद भी एक लाइब्रेरी है, तो रिएक्ट को भी जहां से हम डाउनलोड करेंगे वो npm डायरेक्टरी से ही डाउनलोड करेंगे रिएक्ट को यूज करने के लिए. मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी पैकेज अगर मैं डाउनलोड करूं या सर्च करूं तो यहाँ पे ये रिएक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें यहाँ पड़ी हैं उसने मुझे दे दिया. ये रिएक्ट एग्जैक्ट मैच ये है. अगर मैं इसे क्लिक करूं तो ये उसकी सारी डिस्क्रिप्शन है और ये उसने कमांड दी हुई है कि आप रिएक्ट को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो. और आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि वीकली कौन कितने डाउनलोड कर रहा है, इसका करंट वर्जन कौन सा है, लाइसेंस इसको कौन मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है, पैकेज साइज वगैरह कितना है, ये सारी की सारी चीजें. तो npm बेसिकली क्या है? इट्स अ repository which contains huge collection of packages or libraries that we will be using throughout our development process. तो npm is a package manager. तो पहली चीज तो आपको JSX, दूसरी चीज आपको npm के बारे में पता होना चाहिए, और तीसरी चीज npx है. ये npx बेसिकली एक कमांड रनर है जो कि रिलाई करता है npm पे ही. इसमें थोड़ी देर इसके ऊपर थोड़ी देर बाद आते हैं. बेसिकली ये सिंपली npm की कमांड्स को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है npx. तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ कमांड रनर, नोड कमांड रनर. ये तीन चीजों की बेसिक्स के बाद अब हमने बेसिकली एक नया फोल्डर बनाना है और इसमें डायरेक्ट रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है. तो मैं इसको कह दूं जी ऐप कह देता हूँ, या रिएक्ट ऐप कर देता हूँ, या मर्न ऐप, कुछ भी कह दें. अब इस रिएक्ट ऐप को मैं जिस तरह नॉर्मली पहले करता आया हूँ, एक नए फोल्डर में ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं साथ ही कमांड रन करता हूँ. वैसे हम रिएक्ट को बहुत सादा और सिंपल तरीके से भी यूज कर सकते हैं. यानी हम जिस तरह CDN की फाइल्स लिंक करते हैं, अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ा हो तो जावास्क्रिप्ट की 3-4 फाइल्स हैं, एक बेबल की है, एक रिएक्ट की है और एक आधी और फाइल है. हम मैनुअली index.html की फाइल क्रिएट करें और उसमें जाके CDN के लिंक्स कॉपी पेस्ट करें और रिएक्ट में प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दें. दैट्स अगेन एन ईजी प्रोसेस. लेकिन रिएक्ट का एक इंटरनल ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें बेबल के जरिए कंपाइल करके वेब पैक मॉड्यूल बंडलर के जरिए सारा कुछ ये बंडल करके प्रोडक्शन रेडी चीज़ें हमें तैयार करके देता है. अगर हम मैनुअल काम करेंगे तो ये सारा काम हमें खुद करना पड़ेगा. जो कि नॉन टेक्निकल या बिगिनर्स, वो सारे के सारे काम खुद करना उनके लिए डेफिनेटली मुश्किल है और ये रिकमेंड भी नहीं किए जाते. चूंकि रिएक्ट इज क्रिएटेड बाय फेसबुक, तो फेसबुक ने खुद एक कमांड दी हुई है या एक पैकेज दिया हुआ है जो कि npm पे होस्टेड है कि या गिटहब पे होस्टेड है कि आपने अगर रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है या रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको एक स्टार्टर कमांड में देता हूं. आप उस स्टार्टर कमांड को रन करेंगे तो आपके पास बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर खुद ब खुद बना आ जाएगा. यानी रिएक्ट में या रिएक्ट की एप्लीकेशन में रिकमेंडेड फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हमें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमें फेसबुक ने खुद रिकमेंड कर दी है कि आपका फोल्डर स्ट्रक्चर या बेसिक ऐप का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए. तो वो कहाँ देता है फेसबुक? गिटहब अगर हम खोलें तो गिटहब पे फेसबुक की एक रिपोजिटरी बनी हुई है. फेसबुक और क्रिएट रिएक्ट ऐप. बेसिकली मैंने आपको गिटहब का अकाउंट बनाने के लिए इसलिए कहा है कि जितने भी प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं उनके अकाउंट्स गिटहब रेपो पे होते हैं. गिटहब पहले इससे ये देख लें कि फेसबुक से पहले भी ये देख लें कि यहाँ पे कोई भी बंदा अपनी प्रोफाइल बना सकता है. जैसे मेरी है github.com/sdrya. मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं. ऑब्वियसली डमी प्रोजेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स को सिखाने वगैरह के लिए ही किए हुए हैं.
गिटहब पे एक कॉन्सेप्ट होता है रिपोजिटरीज का। रिपोजिटरीज आर लाइक फोल्डर्स, कि जिस तरह हम अपने एक सिस्टम में बहुत सारे फोल्डर्स बनाते हैं और हर फोल्डर में डिफरेंट प्रोजेक्ट या डिफरेंट चीजें रख सकते हैं। इस वक्त मेरी 55 रेपोज क्रिएटेड है, उसमें जेएस डॉम, ईएनजी, समीन, जाहिर, केएफसी एडमिन, केएफसी सर्वर, प्रोजेक्ट वन और ये इस तरह के 55 रेपोजिटरीज है। इनमें से किसी भी रेपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ तो आगे उस रेपोजिटरी के कंटेंट्स आ जाते हैं इस तरह, जिनमें रीड मी और बाकी सारा कुछ ये ऑटोमेटेड चीजें। तो जब आप अपनी गिटहब पे रेपो क्रिएट कर लेंगे तो तब मैं आपको ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन करूंगा कि आपने ये काम कैसे करना है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने अपना एक प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट करके गिटहब पे रखा हुआ है, इसी तरह फेसबुक ने अपनी रिकमेंडेड, यानी फेसबुक ने अपनी गिटहब की रेपो में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है जिसको उसने नाम दिया हुआ है क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब जब इस क्रिएट रिएक्ट ऐप में जाएं तो ये सारा का सारा, ये सारी चीजें जो है वो इसमें इसके अंदर मेंशन है। हमारा इन चीजों के अंदर या इनकी डिटेल के अंदर जाना अभी फिलहाल मकसूद नहीं है, हम सिर्फ अपनी मतलब की चीज यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यूज हम इसी को करेंगे। फेसबुक हमें ये कहता है कि अगर आपने रिएक्ट की ऐप क्रिएट करनी है तो आप सिंपली मेरी इस डायरेक्टरी को इस्तेमाल कर लो या मेरी इस रेपो को इस्तेमाल कर लो, और आप जब इसको इस्तेमाल करोगे तो आपके पास बेसिक रिएक्ट ऐप की जो डायरेक्टरी है या जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो सेटअप हो जाएगी। अब वो करते कैसे हैं, उसके लिए कमांड ये चलाते हैं npx। अगेन ये npx तब चलेगी जब आपने ऑलरेडी नोड को इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप नोड इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आपकी अब से ऑनवर्ड जो कमांड्स में लिखने लगा हूं वो नहीं चलेंगी। तो हमें पहली कमांड ये देता है कि npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये जो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप है, इसके बाद हमें फोल्डर देना होता है। हम कहते हैं जी कि एक रिएक्ट की ऐप क्रिएट कर दो इस कमांड रनर को इस्तेमाल करके, और कहाँ क्रिएट करो, यहाँ पे मैं कोई फोल्डर नेम दे सकता हूँ, टेस्ट दे दूं, एबीसी दे दूं, XYZ दे दूं। तो क्या करेगा, ये क्रिएट रिएक्ट ऐप पहले एक टेस्ट का फोल्डर क्रिएट करेगी और उसके अंदर रिएक्ट की ऐप क्रिएट कर देगी। मैं ये नहीं चाहता कि आप टेस्ट का फोल्डर क्रिएट करूं, मैं कहता हूं जो कि मैंने फोल्डर ऑलरेडी बना चुका हूं रिएक्ट ऐप, इसी के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर बना दो। तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे डॉट लिख दूंगा। मेक श्योर जब भी फोल्डर की हायरार्की में या फोल्डर्स के पाथ में सिर्फ डॉट लिखा हो तो डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर या करंट डायरेक्टरी। इस वक्त मेरी करंट डायरेक्टरी कौन सी है, रिएक्ट ऐप, जो कि यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि डेस्कटॉप के अंदर रिएक्ट ऐप। तो मैंने लिखा npx कमांड रनर को इस्तेमाल करो और एक रिएक्ट की ऐप क्रिएट करो, कहाँ, करंट फोल्डर के अंदर। अब मैं अगर रन करूंगा तो इफ आई एम नॉट हैविंग एनी एरर इन राइटिंग द कमांड, दिस कमांड शुड गेट ट्रिगर्ड एंड इट शुड स्टार्ट इंस्टॉलिंग दी रिएक्ट ऐप। बेसिक रिएक्ट ऐप का फोल्डर स्ट्रक्चर इसे क्रिएट करना चाहिए। अब we have to wait till the this command gets fully executed. तो अब जब भी आप कोई भी रिएक्ट का नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको सिंपली यही स्टेप करने होंगे। इन द मीनवाइल ये इंस्टॉल होती, आप लोगों का बहुत ज्यादा पाला पड़ेगा इस चीज के साथ, react js.org गालिबन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस डॉक्यूमेंटेशन के साथ रेफर करेंगे। आप में से जितने लोगों ने बूटस्ट्रैप वगैरह के साथ काम किया हुआ है तो उनको पता होगा कि हम बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में बड़ा एक्सटेंसिवली उसको यूज करते हैं और वहाँ उसको बार बार रेफर करते हैं। तो हम यहाँ अगर डॉक्स में जाएं या गेट स्टार्टेड पे जाएं, जो पहले पेज पे लिखा हुआ था, तो यहाँ से आपको जितनी भी मैंने कहानी बयान की है या एक्सप्लेनेशन दी है वो सारी की सारी यहाँ पे आपको स्टार्ट से एंड तक मिलेगी। अगर आप यहाँ गेट स्टार्टेड से जाएंगे। जी जी सर, आप बूटस्ट्रैप करवाएंगे क्या? नहीं, बूटस्ट्रैप इस कोर्स का पार्ट नहीं है बेटा, लेकिन मैं बूटस्ट्रैप यूज जरूर करूंगा। जब यूज करूंगा तो आपको साथ साथ डेफिनेटली पता लगता रहेगा, या ना भी पता लगा तो मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा कि क्या है। हमारे यहाँ बेटा बूटस्ट्रैप और फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक एक्सप्लिसिटली सेपरेट कोर्स है। आप में से कुछ बच्चों ने किया हुआ भी है। अगर हमारे पास अब्दुल वहाब हैं तो अब्दुल वहाब, इन्होंने इधर ही से बेसिकली फ्रंट एंड किया हुआ कंप्लीट कोर्स, और इनकी फ्रंट एंड बहुत अच्छी है, पर्सनली नो हिम। तो वो एक सेपरेट कोर्स है बेटा, 2 से 3 माह में हम जो कराते हैं सिर्फ कंप्लीट फ्रंट एंड।
क्योंकि ये फुल स्टैक है तो इसमें अगर हम उस पर बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। So that is सर मतलब वो not 2 महीने वाला आपका जो कोर्स है उसमें क्या होता है, फ्रंट एंड में बूटस्ट्रैप के साथ यूज होती है? जी जी बिल्कुल, बूटस्ट्रैप कंप्लीट बूटस्ट्रैप बेस्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना सिखाते हैं। ठीक है, ओके जी, यहाँ से आप इस डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मैंने अगर यहाँ पे जाके देखें तो क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये रिएक्ट, पहली चीज़ ये है कि जब आप रिएक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो जब आप इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि रिएक्ट का करंट वर्जन कौन सा है, तो आपने यहाँ देखना है कि वर्जन 17.0.2 ये रिएक्ट का करंट वर्जन है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ने भी यही तरीका रिकमेंड किया हुआ है रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने का जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसमें भी उसने भी ये कहा हुआ है कि npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप। उसने यहाँ माई ऐप का फोल्डर नेम दिया, मैंने फोल्डर नेम नहीं दिया, मैंने यहाँ डॉट लिख दिया कि मेरी ऐप जो है वो करंट फोल्डर में ही रन हो। साथ में ये कह रहा है कि आपको ये रिएक्ट ऐप करने के लिए नोड का जो वर्जन है वो 10.6 से अबव होना चाहिए। ठीक है, और npm का जो वर्जन है वो 5.6 से अबव होना चाहिए। npm बेसिकली जब नोड इंस्टॉल करते हैं तो साथ ही इंस्टॉल होता है। ठीक है, अब ये हमारी अभी कमांड रन हो रही है, तो आप अगर चाहें तो आप इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को भी एक्सटेंसिवली रीड कर सकते हैं साथ साथ साथ, और अगर आप ना चाहें और अगर आप रीडिंग में कमज़ोर हैं तो डोंट वरी, मैं जितना काम भी करूंगा उसमें मेजॉरिटी जो है वो इसी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहा होगा। तो दिस इज व्हाट, हमारी जो कमांड है वो फाइनल हो चुकी है। कुछ ऑप्शनल वार्निंग्स आएंगी, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, यू आर सेफ टू इग्नोर। द ओनली थिंग दैट यू नीड कि जी आपकी जो पैकेज है क्रिएट रिएक्ट ऐप वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, आपको ये एंड पे सक्सेस का मैसेज देगा, साथ में क्रिएटेड रिएक्ट ऐप एट दिस, आपको फोल्डर बताएगा कि इस फोल्डर में क्रिएट की, साथ में ये यार्न टेस्ट, यार्न इजेक्ट, यार्न स्टार्ट देगा। अच्छा, हम ये बेसिकली जिस तरह npm एक रिपोजिटरी है, एक पैकेज मैनेजर है, इस तरह यार्न भी एक पैकेज मैनेजर है। हम दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यार्न लिखेंगे तो ये भी उसी तरह एक रिपोजिटरी है, एक बेसिकली पैकेज मैनेजर है जिसमें आप सारी की सारी जिस तरह वहाँ सर्च कर सकते हैं वहाँ यहाँ भी सारी लाइब्रेरीज को सर्च कर सकते हैं। तो ये यार्न का बता रहा है, हम npm इस्तेमाल करेंगे। दोनों की कमांड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। सो अब ये कह रहा है जी हैप्पी हैकिंग, साथ में ये कह रहा है जी कि पहले आप सीडी करें और सीडी करके आप करंट फोल्डर में आ जाएं। हम ऑलरेडी करंट फोल्डर में हैं, ये सीडी तब करें जब हमने रिएक्ट ऐप किसी और फोल्डर में क्रिएट की हो, जैसे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे अगर हम फोल्डर का नाम देते तो फिर हम सीडी यानी चेंज डायरेक्टरी करके उस फोल्डर के अंदर जाते। तो अब तो हम करंटली उसी फोल्डर के अंदर मौजूद है जिस फोल्डर के अंदर हमने रिएक्ट की ऐप क्रिएट की। अब आपने ये जो रिएक्ट की बेसिक ऐप है ये क्रिएट हो चुकी, इसमें ये बेसिक फोल्डर आए हैं। इन फोल्डर का क्या पर्पज है, इन फोल्डर्स के अंदर क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है, आई डेफिनेटली बी एक्सप्लेनिंग इट, बट फर्स्ट लेट मी स्टार्ट दिस ऐप। इस ऐप को ब्राउजर पे रन करने के लिए या आउटपुट देखने के लिए आपने npm स्टार्ट लिखना है करंट फोल्डर में। ये मेक श्योर करना है कि आप उसी फोल्डर के अंदर मौजूद हैं जिस फोल्डर के अंदर आपने रिएक्ट की ऐप बनाई हुई। तो इफ आई नाउ प्रेस एंटर्ड, अगर कोई एरर नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर में ओपन कर देगा मेरे इस प्रोजेक्ट को, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, और उसने ऑटोमेटिकली रिएक्ट ऐप को ब्राउजर में रन कर दिया। लेट्स गो, ये हमारा पहला सक्सेसफुल रिएक्ट का प्रोजेक्ट या रिएक्ट की छोटी सी एप्लीकेशन जो है वो तैयार हो गई। हमने सारे स्टेप्स अगर आप भी बिल्कुल ठीक कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको इस तरह की कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और ये आपको पाथ देगा। बाज़ औक़ात हो सकता है कि आपके सिस्टम में ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र ओपन ना हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये वाला पाथ कॉपी करके ब्राउज़र के नए टैब में जाके पेस्ट कर दें, तो आपकी ये रिएक्ट की ऐप जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। अब मैं इस टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा और अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि ये जो आउटपुट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है, और अगर हम इसको चेंज करना चाहें और अपना यहाँ पे इस प्ले ग्राउंड में खुद खेलना चाहें तो कैसे खेल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो npm या npx की कमांड दी थी ना, उसने ऑटोमेटिकली ये नोड मॉड्यूल का एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। अब इस नोड मॉड्यूल में
फेसबुक ने जो कमांड हमें दी है बना के, या उसने अपनी गिटहब रेपो पे दी है, उसने जितनी भी नेसेसरी या मैंडेटरी पैकेजेस चाहिए थे एक बेसिक रिएक्ट प्रोजेक्ट के लिए, वो उसने ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में डाल दिए। तो हमारा तकरीबन शुरू से लेके एंड तक नोड मॉड्यूल से कोई इतना खास वास्ता नहीं पड़ेगा। हमारी सारी की सारी एप्लीकेशन अनडाउटेडली डिपेंड करती है नोड मॉड्यूल्स के ऊपर, लेकिन ये नोड मॉड्यूल्स के ऊपर, नोड मॉड्यूल जब हम कमांड रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेलेवेंट मॉड्यूल डाउनलोड करके नोड मॉड्यूल के अंदर खुद ही कॉपी कर देगी। इसलिए दिस इज समथिंग विच वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद टिल दैट के वी बिकम मोस्ट एडवांस्ड यूजर्स, के हम कोई पैकेज अपना नहीं बनाते और अपना पैकेज पब्लिश नहीं करते। इसको तो आप रहने दे, छोड़ दें। हमारा काम रहेगा बेसिकली एक पब्लिक फोल्डर के साथ, एक सोर्स के साथ, और एक यहाँ पे फाइल है package.json के साथ। अब अगर मैं यहाँ पे और मोस्टली सम टाइम गिट इग्नोर के साथ, गिट इग्नोर का ताल्लुक गिटहब के साथ है, जो मैंने आपको कहा है कि आप कल उस पर अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट एक्चुअली द गिटहब इज। हम अगर package.json से शुरू करें तो इस वक्त इस package.json में हमारी जो रिएक्ट ऐप की कॉन्फ़िगरेशन है उसकी तमाम की तमाम उसका तमाम का तमाम रिकॉर्ड यहाँ पड़ा होता है। आपको इसको भी समझने की इतनी खास जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है दो चीजें, एक डिपेंडेंसीज और दूसरा स्क्रिप्ट्स। डिपेंडेंसीज में वो तमाम के तमाम पैकेजेस होते हैं, वो तमाम की तमाम लाइब्रेरीज होती हैं जिन पर हमारी ये रिएक्ट की ऐप डिपेंड कर रही होती है। अभी फॉर एग्जांपल ये जस्ट डॉम, रिएक्ट, यूजर इवेंट, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स और वेब वाइटल्स, ये वो लाइब्रेरीज हैं जिन पर हमारी रिएक्ट की ऐप डिपेंड कर रही है। और इनमें हमने कोई भी डिपेंडेंसी खुद से नहीं इंस्टॉल की, ये फेसबुक ने हमें कहा है, या कमांड जिन्होंने हमें दी है उन्होंने हमें कहा कि ये डिपेंडेंसीज जो हैं ये मस्ट होनी चाहिए इस ऐप में, और उन्होंने खुद ही डिपेंडेंसी लिस्ट यहाँ पे दे दी। फ्यूचर में हम कोई भी लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे या कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस लाइब्रेरी का लिंक यहाँ पे डिपेंडेंसीज की लिस्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, या अगर ना भी आए तो हम डैश डैश सेव का एक फ्लैग देके हम डिपेंडेंसीज में अपनी यूज करदा लाइब्रेरीज को सेव कर सकते हैं या रख सकते हैं। दूसरा ताल्लुक इसके साथ है, अभी जो मैंने यहाँ पे कमांड दी है ना प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ये जो मैंने कमांड दी है npm start, ये जो बेसिकली स्टार्ट है या npm के साथ जो भी हम कमांड लिखते हैं वो आके डायरेक्ट इस स्क्रिप्ट को हिट करता है। तो मैंने npm start लिखा तो उसने ये कमांड उठाई और इस कमांड के अगेंस्ट ये कमांड चलाई, जिसकी सूरत में मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। हम इसी तरह npm build भी कर सकते हैं, हम इसी तरह npm test भी कर सकते हैं, और हम इसी तरह npm eject भी कर सकते हैं। इन सारी कमांड्स का क्या मकसद है, ये क्या पर्पज है, ये गालिबन हमें उस वक्त जरूरत पड़ेगी या तो हम किसी भी कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे हैं या किसी भी कंपोनेंट को बिल्ड कर रहे हैं। बिल्ड करने का मतलब फाइनल डिप्लॉयमेंट के लिए वर्जन तैयार कर रहे हैं। तो ये हमेशा, ये गालिबन हमें जरूरत पड़ेगी तब जब हम अपना प्रोजेक्ट फाइनल कर लेंगे। अगर हम कोई अपना कस्टम कमांड लिखते हैं या लिखने की जरूरत पड़ती है तो वो भी हम यहाँ आके कॉमा के साथ अपनी कमांड लिख सकते हैं नीचे, क्योंकि हम जब जरूरत पड़ेगी तो तब लिखेंगे। तो फिलहाल आपका इस पैकेज के साथ छेड़ना बिल्कुल नहीं बनता, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इस package.json में आपकी रिएक्ट की कॉन्फ़िगरेशन का सारा रिकॉर्ड मौजूद हो। तो हमने इसको नहीं छेड़ना, जब छेड़ने की जरूरत होगी तो हम बताएंगे आपको किसकी। तो package.json एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जिसके अंदर आपकी रिएक्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई। सेकंड नंबर पे अगर आप इस ऐप को देखें जो आपके पास आउटपुट में आ रही है, इसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाएं, आपके पास ये बेसिकली फाइनल HTML रेंडर हुई है। इसमें इस वक्त एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो आपकी बॉडी के अंदर ये डिव है जिसकी आईडी रूट है। अब इस रूट के अंदर आपको फिलहाल तो खाली लग रही है रूट, लेकिन ये जितना भी कुछ हम कंटेंट या स्टफ लिखेंगे ये जावास्क्रिप्ट के जरिए डायनामिकली इस आईडी के अंदर आके ट्रिगर होगा या रेंडर होगा, यानी इस आईडी रूट के अंदर ट्रिगर होगा। तो यूं समझें कि जो div id रूट है ये हमारी पूरी की पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन का रैपिंग एलिमेंट होगी, रैपर होगी, बाकी सारी की सारी रिएक्ट एप्लीकेशन इसके अंदर होगी। ये आपको कहाँ से मिलेगी ये भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इसको। जो हमारा पेज रेंडर हो रहा है ना यहाँ पे बेसिकली
वो पेज हमारा पड़ा होता है पब्लिक के अंदर। पब्लिक फोल्डर में जाएं, index.html में जाएं, तो इस index.html में ये बेसिकली वो एलिमेंट है div id root, और ये बेसिकली इस div के अंदर सारा का सारा हमारा रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है या एप्लीकेशन का कोड जो है वो अल्टीमेटली रेंडर होना है। तो बेसिकली जो पब्लिकली फाइल डिस्प्ले होती है या एक्सपोज होती है ब्राउजर में, वो ये वाली इंडेक्स फाइल होती है। तो अब अगर आपने बूटस्ट्रैप यूज करना है तो ऑब्वियसली आप बूटस्ट्रैप के CDN इसके हेड टैग में देखें, ये पूरा पूरा का पूरा सिंपल HTML का डॉक्यूमेंट ही है और कुछ भी नहीं है। आपने इसके हेड टैग में CDN लिंक्स दे देने हैं बूटस्ट्रैप के, और फुटर में यानी बॉडी से पहले आगे CDN लिंक दे देने हैं बूटस्ट्रैप के जावास्क्रिप्ट के, जो कि हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपने अगर ये देखना है कि जो ब्राउजर पे आउटपुट आ रहा है आपका वो कौन सी फाइल पे एक्सपोज हो रहा है या कौन सी फाइल एक्सपोज हो रही है ब्राउजर में, तो वो ये index.html है विच इज प्लेस्ड इनसाइड द पब्लिक फोल्डर। बाकी ये फेविकॉन क्या होता है, ये फेविकॉन बेसिकली ये होता है, ये टॉप पे ये जो आ रहा होता है रिएक्ट ऐप, यहाँ छोटा सा इमेज आ रहा होता है। उसके बाद लोगो 192.png या लोगो 512.png, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली, ये लोगो है या ये वाला लोगो, अब डिपेंड करता है कि उसने कौन सा नाम यूज़ किया हुआ है, लोगो 192 या लोगो 512। उसके बाद मैनिफेस्ट, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जो कि हेडर में बेसिकली यहाँ पे लिंक हुई भी होती हैं। यहाँ पे manifest.json, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, आप चाहें तो ओपन करके देख लें। बट राइट नाउ आपको पब्लिक फोल्डर में सिर्फ अभी तक के लिए index.html पता होना चाहिए कि जो पेज पब्लिक को एक्सपोज होता है वो index.html पब्लिक में पड़ा होता है। उसके बाद आपने और हमने बल्कि जो ज़्यादातर काम करना होगा वो सोर्स के अंदर काम करना होगा। यानी हम यूँ समझें कि index.html के अंदर भी सिवाय इसके कि हमने कोई CDN लिंक्स देने हैं हेडर और फुटर में, उसके अलावा हम कोई काम यहाँ पे नहीं करेंगे, हमारा कोई काम यहाँ पे नहीं है, ना किसी को छेड़ेंगे हम। तो फिर छेड़ेंगे किसको? सिर्फ सोर्स के फोल्डर। यानी हमने नोड मॉड्यूल को भी नहीं छेड़ना, हमने package.json को भी नहीं छेड़ना, हमने बाकी चीज़ें रीडमी या yarn.lock उनको भी नहीं छेड़ना, हमने पब्लिक को भी नहीं छेड़ना, सिर्फ सोर्स के अंदर आना। अब ये जो हमारे पास ये लोगो रोटेट कर रहा है और ये कुछ कह रहा है कि एडिट सोर्स स्लैश app.js एंड सेव टू रीलोड, वो ये कह रहा है कि आपने अगर इस पेज में कुछ चेंजेस करनी है तो आपने क्या करना है, सोर्स के फोल्डर में जाना है और उसके अंदर एक फाइल होगी app.js जो कि एंट्री फाइल होगी, उसमें जाके चेंज करेंगे तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ से जाता हूँ सोर्स के फोल्डर के अंदर, सोर्स फोल्डर के अंदर app.css है, app.js है, app.test.js है, इन सब में से हमें app.js में जाना है सबसे पहले, एंड दैट्स इट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ऐप है इसको मैं डिलीट कर दूं तो मेरी यहाँ से ये सब कुछ गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट आ रहा है मेरे पास वो कहाँ से आ रहा है, इस रिएक्ट की बेसिक app.js से आ रहा है। अगर मैं इसे कंट्रोल Z करूं तो एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो पोर्शन है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जस्ट अ प्लेन HTML है, नथिंग अदर देन द प्लेन HTML। सिवाय इसके क्लास नेम क्लास नेम क्लास नेम, ये क्या है ये भी बताता हूँ। लेकिन ये सिर्फ अगर आप थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बिंग इसको ये कह दें क्लास, इसको भी ये कह दें क्लास, इसको भी ये कह दें क्लास, इसको भी कह दें क्लास, तो ये एक वार्निंग क्रिएट करेगा, लेकिन आपकी ऐप जो है वो स्टिल रन हो रही होगी, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो ये वार्निंग देगा, वो कहेगा जी क्लास जो है वो जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है तो यू कैन नॉट यूज, ये देखें इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। तो ये वार्निंग को हम दूर करेंगे, लेकिन आपको बताने का मकसूद ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका HTML है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने क्या कहा था, JSX क्या है, रेंडरिंग HTML थ्रू जावास्क्रिप्ट। और इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा HTML है जिसको मैं रेंडर कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर। मैंने ये लिखा फंक्शन, फंक्शन का नाम है ऐप, और यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, यहाँ तक
मुझे कोई बंदा ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि ये रिएक्ट का, ये सॉरी जावास्क्रिप्ट का सिंपल फंक्शन है, सादा तरीन फंक्शन। फंक्शन का कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। फिर मैंने यहाँ जिस तरह हम नॉर्मली कोई चीज़ रिटर्न करते हैं जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में, बिल्कुल उसी तरह अगर आप यहाँ से देखें गौर से, तो ये बेसिकली फंक्शन के अंदर हम एक रिटर्न का कीवर्ड लगा रहे हैं, और उस रिटर्न के कीवर्ड में हम जो चाहे HTML, प्रॉपर HTML, जिस तरह का मर्जी अपना स्ट्रक्चर HTML का चाहे वो रेंडर करवा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द JSX इज ऑल अबाउट। अब मैंने जो आपको यहाँ पे बताया था कि आपको रिएक्ट के लिए चीजें जानना जरूरी हैं, 3 चीजें बताई थी। यू कैन हैव यूजर डिफाइंड टैग्स, ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर बाद ये भी क्रिएट करूंगा। यूजर डिफाइंड प्रॉप्स भी इसी के साथ है, जब यूजर डिफाइंड टैग्स इंट्रोड्यूस करूंगा तो यूजर डिफाइंड प्रॉप्स भी होंगी। ये चीज हम टेस्ट कर सकते हैं। ऑल टैग्स मस्ट हैव इट्स क्लोजिंग। मिसाल के तौर पे हम किसी भी टैग का क्लोजिंग जो है वो हटा देते हैं, तो क्या होगा, जैसे ये एंकर टैग है ना, इस एंकर टैग का या कोई भी सेल्फ क्लोजिंग टैग हम दे, ये इमेज है, इमेज का अगर हम सेल्फ क्लोजिंग टैग ये हटा दें और इसे कंट्रोल S करें, आप यहीं पे देख लें कि ये एरर दे रहा है। तो कह रहा है जी कि इनवैलिड JSX है या इनवैलिड XML है, ठीक। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ऑल टैग्स मस्ट हैव इट्स क्लोजिंग, इसको पहले नंबर पे होना चाहिए, बाकी चीजें तो बाद में क्रिएट करेंगे। अब इसकी रीजन सिर्फ ये है कि यहाँ इमेज है, और इमेज अब नॉर्मली HTML में आप ये इमेज लिखेंगे तो 100% ठीक, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे मसला है। वापस मैंने ये क्लोजिंग टैग दे दिया तो नाउ इट हैज क्रिएटेड। अगर मैं यहाँ पे ये एंकर टैग का क्लोजिंग हटा दूं, स्टिल वही एरर। इसका मतलब ये है कि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट होके इस चीज को मुझे फॉलो करना है कि XML के रूल्स को फॉलो करना है। बेसिकली XML में है कि ऑल टैग्स मस्ट हैव इट्स क्लोजिंग टैग। एनीहो, अच्छा अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें जो नहीं चाहिए मुझे, मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। दिस वन और दिस इज, यहाँ पे मैं अपनी एक हेडिंग लिख देता हूँ, H1 लिखा, हेलो रिएक्ट लिखा, ये हेलो रिएक्ट एज रिजल्ट। अब एक और चीज रह गई है, वही चीज रह गई है कि मेरे पास यहाँ पे स्टाइल तो, अच्छा यहाँ एक और चीज देख लें कि ये जो क्लास है, अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू जब आप HTML रेंडर करते हैं, यानी JSX, अब मैं इसे बोलूंगा, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कभी भी कि जावास्क्रिप्ट या JSX या जावास्क्रिप्ट के जरिए HTML रेंडर करना। मैं सिंपली कहूंगा जब भी आप JSX लिखते हैं तो चूंकि जावास्क्रिप्ट में क्लास एक कीवर्ड है, तो जावास्क्रिप्ट में जितने भी कीवर्ड्स हैं वही कीवर्ड्स आप दोबारा यहाँ नहीं लिख सकते किसी और पर्पस के लिए, क्योंकि कीवर्ड्स का मकसद ये होता है कि दे आर रिजर्व्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस। तो कीवर्ड्स को अगर आप अपने किसी कस्टम पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो एरर देगा या वार्निंग देगा। बेसिकली ये अभी रिएक्ट जो है ये वार्निंग दे रहा है, और वार्निंग भी स्वीयर वार्निंग दे रहा है। वैसे वार्निंग ऑरेंज कलर की होती है, रेड कलर की वार्निंग का मतलब ये है कि ये बिल्कुल क्लोज टू द एरर है, और फ्यूचर में ये वार्निंग एरर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप जितने भी जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स हैं उनके लिए JSX ने कोई ना कोई ऑल्टरनेट दे दी है। जैसे क्लास है तो क्लास की जगह आप हमेशा लिखेंगे क्लास नेम। तो जब भी आप JSX लिखेंगे तो CSS की क्लास के लिए आप क्लास का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्लास नेम का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगली चीज ये है कि इसको क्लास नेम दी गई है ऐप, और इसको क्लास नेम दी गई है ऐप हेडर। ये CSS कहाँ लिखी हुई है, यानी ये CSS जो यहाँ आ रही है कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये डार्क है, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट है। टेक्स्ट आपका सेंटर में आ रहा है, यानी हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में है, वर्टिकली भी सेंटर में है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से CSS स्टाइलिंग उठा रहा है। तो अगर आप इस फंक्शन के टॉप पे देखें, अच्छा ये मैं लोगो खत्म कर दिया तो लोगो को इंपोर्ट भी खत्म कर दूंगा। टॉप पे देखें तो ये इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इसकी फैसिलिटी बिल्कुल है। इंपोर्ट डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर, स्लैश का मतलब होता है करंट फोल्डर के अंदर। तो डैट डॉट स्लैश ऐप डॉट CSS, करंट फोल्डर कौन सा, मतलब जिस फोल्डर में ये ऐप डॉट JS खुद मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ऐप डॉट JS फोल्डर, इसी फोल्डर में एक ऐप डॉट CSS भी होनी चाहिए, जो मैं जिसको मैं यहाँ रेफर कर रहा हूँ। तो वो यहाँ देखें इसी के ऊपर टॉप पे ऐप डॉट CSS, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो सारे के सारे स्टाइल्स मेंशन है। तो ऑब्वियसली
आई डोंट लाइक दीज बिल्ट इन स्टाइल्स टू बी देयर, तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ तो वो सारे के सारे स्टाइल्स जो है वो खत्म हो गए हमारे। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए सर। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं अपनी मर्जी की CSS लाऊंगा, इसको मैं ख़त्म कर दूँ बिल्कुल, स्टिल रन। यहाँ जो क्लासेस हैं मैं इन क्लासेस को भी ख़त्म कर दूँ, बिकॉज मैं जब चाहूँगा अपनी क्लासेस स्पेसिफाई करूँगा। तो मैंने बिल्कुल सिंपल कर दिया इसको ताकि हम बेयर मिनिमल चीज़ के साथ जाएं। अच्छा, अब बेसिकली जब आप रिएक्ट में फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन को दो तरह से लिख सकते हैं। आप एरो फंक्शंस भी लिख सकते हैं, और जिस तरह प्लेन जावास्क्रिप्ट का स्टाइल है फंक्शन लिखने का, ये वाला जो आपके सामने दिख रहा है, ये भी लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम कोई भी फंक्शन लिखें, कोई भी वेरिएबल लिखें, कोई भी अरे लिखें, कोई भी ऑब्जेक्ट लिखें, हम सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये जो एक्सपोर्ट का लफ्ज़ है ना, इसका मतलब ये है कि आपने ये जो फंक्शन लिखा, फंक्शन ऐप, इसके बाद एंड पे आपने सिंपली लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, और इस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप का मतलब ये है कि आप इस फंक्शन को किसी भी दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये ना लिखें तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस फाइल को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। जब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, अब ये कह रहा है कि डज नॉट कंटेन अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्टेड एज ऐप। इसका मतलब ये है ये फंक्शन कहीं ना कहीं इंपोर्ट हो रहा है। तो जब मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट का कीवर्ड ही हटा दिया तो वो जहां पे इंपोर्ट हो रहा है वो कह रहा है जी कि आप इसे इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे। ये देखिए अटेम्प्टेड इंपोर्ट एरर, और ये कहाँ है, index.js में है। और index.js किधर पड़ी हुई है, सोर्स के अंदर पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि इस एक्सपोर्ट का मतलब ये है आप इस पूरे फंक्शन जो आपने लिखा है इसको आप एक्सपोर्ट इसलिए कर रहे हो कि ये कहीं और किसी दूसरी फाइल में इस्तेमाल होता है। तो अब आप याद रखिएगा कि अगर मैं यहां पे आपको पाथ तो खुद ही बता रहा था, उस पाथ पे जाके मैं अगर index.js पे जाऊंगा तो दिस इज कॉल्ड योर एंट्री पॉइंट, सॉरी दिस इज index.css, आई हैव टू लुक फॉर द index.js, इसी सोर्स के अंदर पड़ी हुई। सो दिस इज द रूट या एंट्री पॉइंट ऑफ योर कोड या एंट्री पॉइंट ऑफ योर रिएक्ट ऐप। अब जरा गौर से सुनिएगा आखिरी चीज, इसके बाद हम रिएक्ट में अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। बेसिकली ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपको ना समझ आएगा, नहीं समझ आएगा तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे, इसलिए मैंने आज का यूं समझें कि पूरा लेक्चर ही डेडिकेट कर दिया आपको रिएक्ट या क्रिएट रिएक्ट ऐप का फोल्डर स्ट्रक्चर समझाने में। अब देखें, मैंने यहां से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप हटाया था तो एरर आया था। यहां से मैंने इस ऐप के फंक्शन को एक्सपोर्ट किया, तब मुझे ये फैसिलिटी मिली कि मैं इस इंपोर्ट को यहाँ उस ऐप को इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा है इंपोर्ट ऐप फ्रॉम करंट फोल्डर में ऐप। तो यहाँ आप .js या .js देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रिएक्ट JS है ही जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। आप जब भी किसी जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंपोर्ट करें तो आप सिंपली फाइल का नाम लिख दें ऐप और .js को छोड़ दें। तो ये इंपोर्ट वहां से हुई, और अब ये जो इंपोर्ट हो गए मैंने इसे कहा इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, और उस वेरिएबल का नाम मैंने कहा ऐप रख दो। ये जो ऐप है ये बेसिकली मेरा एक यूजर डिफाइंड टैग बन गया, जिसको मैंने यहां लिख दिया। ये यूजर डिफाइंड टैग वही टैग है जिसके बारे में मैंने यहां बात की थी कि यू कैन हैव यूजर डिफाइंड टैग्स। नाउ मैंने यहां पे यूजर डिफाइंड टैग जो है वो बनाया, यानी यूजर डिफाइंड अपना फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में अपनी मर्जी की जावास्क्रिप्ट रेंडर की, और उस जावास्क्रिप्ट को यहाँ से यानी उस फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट किया, index.js में आया, उसमें इंपोर्ट किया, और यहाँ से इन सारी चीजों को भी आपको बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसका फ्लो ये हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा आखिरी चीज कि बेसिकली रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर ये दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर, अगर मैं आपको ये एरर ना दे तो स्टिल वर्किंग, और दिस और दिस, जितनी भी पूरी की पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनेगी वो सारी की सारी अल्टीमेटली रेंडर होगी पब्लिक के अंदर
आईडी रूट के अंदर जाके होगी। लेकिन उस सारी की सारी एप्लीकेशन को यहाँ भेजेगा कौन, यहाँ पे रेंडर कौन करेगा, वो ये करेगा react dom डॉट रेंडर। और उस रेंडर में क्या कह रहा है कि इस ऐप को उठा के ले जाओ, कहाँ ले जाओ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और रूट। यानी बेसिकली इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, ये तो आपने पढ़ा है ना डॉम मैनिपुलेशन में, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस एलिमेंट को गेट किया बेस्ड ऑन इट्स आईडी और ये पास कर दिया इसको एज अ सेकंड पैरामीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऐप है, इस ऐप को रेंडर करो, कहां रेंडर करो, इस डिव के अंदर। और ये कौन सी डिव है, ये वही डिव रेफर हो रही है जो index.html के अंदर रूट के नाम पे बनी है। यहां तक क्लियर है जी सबको? जी सर। अच्छा, यहाँ पे एक और भी हेडर, एक और भी स्टाइलिंग है की फाइल इंक्लूडेड है, ये इंपोर्टेड है index.css। आप इसको भी चाहें तो रिमूव कर दें, चाहें तो रहने दें। index.css में कुछ बेसिक स्टाइल्स लिखे पड़े हैं बॉडी के और कोड के वगैरह वगैरह। तो विदाउट इनफैक्ट कंफ्यूजिंग यू सो मच, आई एम लीविंग दिस फाइल अनटच्ड। बताना मकसूद था आसान करके, लीविंग दिस फाइल एज वेल, दिस फाइल। अब आपको आज के बाद इस फाइल को आप खोल के भी नहीं देखेंगे index.js को, बेशक ना ओपन करके देखें, यू आर वेरी ओपन टू डू दैट। ये भी बंद। अब आपने जितने भी कंपोनेंट्स बनाने हैं उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को ऐप के अंदर रखना है, और ऐप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पहले से कॉन्फ़िगर्ड है कि ये रेंडर हो रही है, आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन चलेगी। अगर आपको ये सारा फोल्डर स्ट्रक्चर समझ आ गए, फोल्डर हायरार्की समझ आ गई, तो बेटा मैं एक दफा सिर्फ रिज्यूम करूंगा या एक दफा रिकैप करूंगा कि आपको जितना काम करना है वो सारा का सारा काम स्टार्ट यहां से करना है। दैट्स इट, बस। इससे पीछे या इससे आगे पीछे जाने या सजे खबे जाने की जरूरत ही नहीं। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस फाइल कंप्लीटली एंड इट इज no more difficult now, because it's only a function which is returning an HTML code, या you कह लेंगे JSX code, and it is exporting this app, and this app is being used by the entry file index.js, which is ultimately being rendered to the public and index.html. So अब से onward हम यहां से बाहर नहीं निकलेंगे, यहां से पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है? हमेशा वैसे भी कहते हैं जी कि पीछे नहीं देखना चाहिए, आगे ही देखना चाहिए। तो अब से ऑनवर्ड हम यहीं से आगे देखेंगे, यहां से पीछे नहीं जाएंगे। जी, ये सारा कुछ क्लियर हो गया आपको? सर हम CSS लिखेंगे ना? जी बिल्कुल लिखेंगे, ऑब्वियसली लिखेंगे, CSS लिखेंगे, बल्कि CSS के बाद हम उसकी करेंगे सैस भी लिखेंगे। आपने सैस पढ़ी हुई है मेरे ख्याल में? जी। चलिए, ग्रेट। यस सर। ठीक हो गया। तो हम सैस भी लिखेंगे, CSS भी लिखेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जितना कुछ करेंगे वो यहीं से आगे करेंगे, यहाँ से पीछे नहीं जाएंगे, सजे खबे नहीं जाएंगे। जब CSS की फाइल क्रिएट करेंगे, कहाँ क्रिएट करेंगे, कैसे लिखेंगे, that is the matter of explanation, and that definitely I'll be explaining it in much more detail. अब अगर आप इजाजत दें और फेड अप ना हो गए हो तो मैं एक अपना कंपोनेंट क्रिएट कर लूं और उसको रेंडर कर दूं, ताकि आपको थोड़ा सा सहारा मिल जाए कि यार आज के लेक्चर में कुछ ना कुछ तो हमने किया ही है, अदर देन जस्ट एक्सप्लेनिंग द फोल्डर स्ट्रक्चर या हायरार्की, if it is not confusing for you people. कर दूं? यस सर कर दो। अच्छा चलो। बेसिकली रिएक्ट ऐप is entirely based on या should consist of components. कंपोनेंट्स क्या होते हैं? शायद कुछ लोग बिगिनर हैं, उनको ना पता हो कि जी कंपोनेंट क्या होते हैं। वैसे तो कंपोनेंट के नाम से जाहिर है कि कंपोनेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग एन ऐप, एनी ऐप लाइक दिस, लाइक इसी को देख लेते हैं, ये जो गूगल मीट की ऐप ओपन हुई है। मैं ये कह रहा हूँ जी कि ये पूरा जो पेज है, पूरी एप्लीकेशन आपको नजर आ रही है ना, दैट कंसिस्ट ऑफ फ्यू कंपोनेंट्स। लाइक मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो मैं कहूं जी कि ये इसका एक कंपोनेंट है जिसमें सारे के सारे ऑनलाइन यूजर्स शो हो रहे हैं। इस कंपोनेंट को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है कि इस कंपोनेंट में एक इसका सब कंपोनेंट हेडर एरिया है और एक लिस्ट ऑफ यूजर्स है। तो यूं कह लें कि इसका एक मेन कंपोनेंट, बल्कि एक मेन कंपोनेंट ये पूरी स्क्रीन है। इस पूरी स्क्रीन के अंदर
फर्दर ये 2 कंपोनेंट्स हैं, फिर इसके अंदर एक और कंपोनेंट ये फुटर का है, कुछ भी कह लें फुटर वगैरह, फिर इसके अंदर एक कंपोनेंट ये है, ये। तो आप यूं कह लें कि दिस एंटायर एप्लीकेशन हैज बीन कंपोज्ड ऑफ few other components. Each component is having its own functionality, its own user interface, its own state, its own data, its own style. हर कंपोनेंट का अपना स्टाइल है, स्टाइल का मतलब डिजाइन। हर कंपोनेंट का अपना यूआई है, यूजर इंटरफेस है। हर कंपोनेंट का अपना डाटा है, यानी ये डाटा यूजर्स का आ रहा है, ये डाटा मेन्यू का आ रहा है, नेव बार का आ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट बेस्ड ऐप। आपकी जिस तरह नॉर्मल आप HTML में लिखते हैं ना, ऊपर से शुरू होते हैं और नीचे तक पूरी एक ही एप्लीकेशन होती है, तो वो यहाँ पे चक्कर नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेशन शुड बी ब्रोकन अप इनटू द मल्टीपल कंपोनेंट्स। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, तो इस साइट की एग्जांपल में भी हम यूँ कह सकते हैं कि दिस इज द एंटायर ऐप विच कंसिस्ट ऑफ, आप ये कह लीजिए कि ये टॉप पे मेरा कॉल टू एक्शन है, ये हेडर स्ट्रिप है, या कोई भी मैसेज स्ट्रिप है, ये एक अलग कंपोनेंट है। उसके नीचे ये जो मेरा हेडर है, ये मेन्यू है, ये एक अलग कंपोनेंट है। ये जो मेरी सर्च बार है, ये एक अलग कंपोनेंट है। ये मेरा जो स्लाइडर एरिया है, ये कैरोसेल एरिया है, ये एक अलग कंपोनेंट है। तो दिस एंटायर एप्लीकेशन हैज बीन मेड अप ऑफ स्मॉलर कंपोनेंट्स। अब सवाल ये है कि कंपोनेंट्स को तो समझ आ गई कि कंपोनेंट्स बेस्ड ऐप का मतलब ये है कि बजाय आप एक पूरा पेज बनाएं, आप पेज को ब्रेकअप कर दें छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। लेकिन सवाल ये हो सकता है जी कि क्यों करें, क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या तकलीफ है? इसका जवाब बेटा ये है कि कंपोनेंट्स आर रीयूजेबल, दे कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स एनीवेयर। और दूसरा ये है कि when you want to make change in any one of the component, you don't need to change the entire web page or entire application, or you don't need to open at least the entire page for making changes only on the smaller portion. दूसरी रीजन, तीसरी रीजन, हमने किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन पे अपडेट करनी है। यानी जब फेसबुक पे अगर आप बात करें तो आपने सिर्फ लाइक का बटन क्लिक करना है, तो आपने पूरी यूआई को री रेंडर नहीं करना, आपने सिर्फ उस एक पर्टिकुलर लाइक के पोर्शन या कंपोनेंट को रेंडर करना है। तो आप कंपोनेंट होने का ये फायदा है कि आप सिर्फ उस कंपोनेंट की रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेज सकते हैं और वहां पे सर्वर को अपडेट कर सकते हैं पेज का एक पार्ट, रादर देन अपडेटिंग द होल पेज। तो ये कुछ कंपोनेंट्स के बेनिफिट्स हैं। कंपोनेंट का अलग से स्टाइल हो सकता है, कंपोनेंट की अलग से अपनी डेटा स्टेट्स वगैरह हो सकते हैं, सारा कुछ जो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आपको ये पता लग जाना चाहिए जी कि हमारी एक जो वेबसाइट है टिपिकल, दैट मे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। ये बहुत सारे कंपोनेंट्स को हमने इंटीग्रेट किया और हमारी एक फुल फ्लेज ऐप बन गई। आखिरी चीज, हम जरा छोटा सा एक कंपोनेंट बना के देखते हैं जिसके बारे में तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मैं सोर्स के फोल्डर के अंदर गया, वैसे तो मैं यहीं पे कंपोनेंट बना सकता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी test.js। बाय कन्वेंशन आप जब भी कोई नई फाइल क्रिएट करें जावास्क्रिप्ट की, तो कन्वेंशन ये है कि उसको कैपिटल नेम दें, स्टार्ट विद कैपिटल। तो मैंने test.js लिखा, ये मेरे पास एक फाइल आ गई। आप सबको जावास्क्रिप्ट का बेसिक फंक्शन लिखना आता है, आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन का नाम प्रेफरेबली वही होना चाहिए जो फाइल का नाम है। मैंने यहाँ पे लिखा जी रिटर्न, और यहाँ पे मैंने लिखा div, और इस div के अंदर मैंने लिखा जी h1 हेलो दिस इज अ टेस्ट कंपोनेंट। बस ये मेरा पूरा फुल फ्लेज कंपोनेंट बन गया। मेक सेंस? ये कंपोनेंट कहीं डिस्प्ले विजिबल नहीं होगा मेरे लिए जब तक मैं इस कंपोनेंट को रेंडर नहीं करूंगा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं अब ये चाहता हूं कि इस टेस्ट के कंपोनेंट को मैं रेंडर करूं। मुझे पता है कि ये ऐप पहले से रेंडर हो रही है, तो मैं इस ऐप में आके मैं ये चाहता हूं कि इस टेस्ट के जो फंक्शन लिखा है ये मुझे यहाँ ऐप में अवेलेबल हो जाए, ताकि मैं इसको ऐप में रेंडर कर दूं। अवेलेबल कब होगा? मैंने बताया है कि आप एग्जैक्टली एक्सपोर्ट कर लें, डिफॉल्ट कर लें। मुझे थोड़ा सा 1-2 दिन देंगे, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि 2 तरह के एक्सपोर्ट होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, एक होता है नॉर्मल एक्सपोर्ट। फिलहाल इसको आप रट लें। तो मैंने ये लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टेस्ट। तो अब ये फंक्शन मुझे हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, जहां चाहूं मैं इसको इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकता हूं।
एक्सपोर्ट करने का एक तरीका तो ये है कि आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख दें, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ शुरू में लिख दें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। तो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड वे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर लें। तो मैंने फंक्शन को अलग से लिखा, ऑब्वियसली इट्स मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, और फिर मैंने कहा जी कि ये जो फंक्शन लिखा टेस्ट का, किसी को आप एक्सपोर्ट कर दो। सेमी कॉलन ऑप्शनल है जावास्क्रिप्ट में, या E6 में पहले भी बता चुका हूँ। अब मैंने ये टेस्ट का फंक्शन लिखा, इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ मुझे इसे यूज करना है। तो पहला मुझे क्या स्टेप है, मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट का क्या तरीका है, इंपोर्ट का कीवर्ड लिखें, नॉर्मली यहाँ वेरिएबल का नाम भी वही लिखें जो आपने इधर फंक्शन का नाम लिखा है जिसे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। मैंने लिखा टेस्ट, कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम करंट फोल्डर है, और करंट फोल्डर में टेस्ट के नाम का कंपोनेंट। .js एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी आपको देखा, क्योंकि React.js है ही जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, तो अगर आप एक्सटेंशन नहीं देंगे तो अंडरस्टैंड करेगा कि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल ही इंपोर्ट होगी। CSS की फाइल या इमेज फाइल को इंपोर्ट करेंगे या किसी और फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो फिर साथ में एक्सटेंशन देना जरूरी होगा। अब ये टेस्ट मेरे पास यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया, लेकिन डिस्प्ले फिर भी नहीं होगा। तो डिस्प्ले कब होगा, ऐप के अंदर यूज करें। एग्जैक्टली ये जो टेस्ट है ये अब बन गया आपका यूजर डिफाइंड टैग। ये वही यूजर डिफाइंड टैग है जिसके बारे में मैंने आपको पहले समझा के आया था कि ऑल टैग्स मस्ट हैव इट्स क्लोजिंग टैग। You can have the user defined tag, and now we did have this user defined tag. Yeah, we do have this user defined tag which is named as test. अब जब मैं इसे रन करूंगा तो hello react app which is coming from the app itself, which is this hello react, and below that we are having hello, this is a test component which is coming right from this particular component, which is being imported here and which is being defined here and which is being exported right here. So this is our very first successful React app. समझ आ गई है जी? जी आई होप कि मैंने पूरे घंटे में सिर्फ आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझाया और एब्सोल्यूट बेसिक्स समझाई हैं। तो बेटा आपके पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, इसको बार बार देखिएगा। बाकी अगर कुछ फिलहाल फर्दर टाइम भी मुश्किल भी लगे तो एटलीस्ट आपको ये फ्लो यहाँ से आगे समझ आना चाहिए कि मैंने एक अपना कंपोनेंट डिफाइन किया, उस कंपोनेंट को मैंने उधर से एक्सपोर्ट किया, इधर आके इंपोर्ट किया और इसको यहाँ ऐप के अंदर रिएक्ट कर दिया, ऐप के रेंडर कर दिया। अब जितने भी आप कंपोनेंट्स बनाएंगे उन तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को ऐप के अंदर आके ही रेंडर करेंगे तो वो रेंडर होंगे। यानी यूं समझ लें कि ऐप आपका यूनिवर्सल रैपर कंपोनेंट होगा जो पूरी ऐप को अपने अंदर, पूरी रिएक्ट की ऐप को या रिएक्ट की ऐप में मौजूद सारे कंपोनेंट्स को अपने अंदर रैप किए रखेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम 1 मिनट ऊपर कर लिया है हमने लेक्चर को, तो आई होप ये सारे के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा, इजी भी होगा, एंड आई होप सो कि नाउ ऑनवर्ड्स दिस इज गोइंग टू बी रियली फन जर्नी फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। तो बेटा आज एक और बात याद रख लें, पहले पेड पूजा तो फिर काम दूजा। 3 डेज का ट्रायल कमिटेड था, कुछ लोगों के ड्यूज अभी भी पेंडिंग है, और 3 डेज के ट्रायल में डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों ने पे कर दिए हैं, कुछ जिनके ड्यूज रहते हैं वो काइंडली कल की क्लास से पहले तक वो पे कर दें। आपके ग्रुप में ऑलरेडी अकाउंट्स की डिटेल्स मेंशन है, जैस कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट्स। मजीद कोई हेल्प या असिस्टेंस की जरूरत है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी स्ट्रेट अवे। मजीद कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम इसको गुड बाय कहते हैं आज की क्लास में।